हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ आप लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा था, जिसमें कल हम 14 राज्यों का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, उसका सन बताए थे। आज हम संघ शासित प्रदेश का जो गठन है, कब हुआ था, उसको लेकर चलेंगे। इसमें पहले एक बार पढ़ वैसे जान लेते हैं कौन कौन सा है। इसमें वर्तमान में तो जान ही रहे सभी लोग, 8 हो गया है केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली लक्षद्वीप, इन तीनों का जो गठन हुआ है एक ही साल हुआ है, 1956 में। दादरा नागर हवेली और दमन दीप, ये तो जान रहे हैं, दोनों को मिला दिया गया है, विलय कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 को। पुडुचेरी का 1962 में गठन हुआ था, चंडीगढ़ का 1966 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तो 2019 में हुआ था। इसका गठन देख लेते हैं इसको। राज्य व्यवस्था, इसमें हमारा टॉपिक है संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश वर्तमान में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहला कौन है? दिल्ली ले लेते हैं। दूसरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तीसरा आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इन तीनों का जो गठन है, इन तीनों का गठन 1956 में हुआ था। 1956 में इन तीनों का गठन हुआ था। अब हमारा जो अगला है यानी चौथा, दादरा नागर हवेली प्लस दमन दीप, दोनों को मिला दिया गया। पहले ये अलग अलग था, अब दोनों को मिला दिया गया है। दादरा नागर हवेली प्लस दमन दीप, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 2020 को। जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली प्लस दमन द्वीप को मिला दिया गया था। इन दोनों का विलय करके 26 जनवरी 2020 को इसका गठन एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया। जो अगला आपका पांचवा है आपका पुडुचेरी, जिसका गठन 1962 में हुआ था। पुडुचेरी कब हुआ था? 1962 में। छठवां आपका आ जाएगा चंडीगढ़, जिसका गठन 1966 में हुआ था। में हुआ था चंडीगढ़ का गठन 1966 में हुआ था। अब हमारा बच रहा है 7वां और 8वां। 7वां आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसी से अलग होकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। इन दोनों का जो गठन है 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। 2019 में गठन हुआ था। यह आपके 8 संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश है। नोट कर लीजिए इतना।
हो गया होगा लग रहा है अब। यानी हमारा भाग एक कंप्लीट हुआ, अनुच्छेद का भाग एक कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे भाग दो। भाग दो हमारा नागरिकता से संबंधित है। किससे? सिटीजनशिप, नागरिकता से। भाग दो। भाग दो नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इसमें नागरिकता में यानी राजनीतिक और सिविल दोनों ही आते हैं। नागरिकता में राजनीतिक और सिविल दोनों ही, यानी पॉलिटिकल प्लस सिविल दोनों आते हैं। कानूनी दर्जे से जो व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त है, नागरिक को भी प्राप्त है, शरणार्थी जो आ रहे हैं यहाँ शरण लेने के लिए उनको भी, जो विदेशी हैं उनको भी, और जो राज्य विहीन हैं उन लोगों को भी किस कानून के आधार पर इनको नागरिकता दिया जाएगा, इसको हम देखेंगे। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्लस सिविल सिविल इसमें दोनों ही आते हैं। नागरिकता में राजनीतिक और सिविल दोनों आते हैं। कानूनी दर्जे से व्यक्ति को प्राप्त, कानूनी दर्जे से व्यक्ति को नागरिकता की प्राप्ति। नागरिकता की प्राप्ति इसमें किसको मिलेगा? पहला तो आपका नागरिक हो जाएगा। सिटीजन, पहला आपका सिटीजन हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा शरणार्थी, यानी यहां पर शरण लेने के लिए शरणार्थी। शरणार्थी इसको अंग्रेजी में रिफ्यूजेज कहते हैं। रिफ्यूजेज तीसरा जो आएगा इसमें हमारा विदेशी। विदेशी, विदेशी को हम एलियन भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, एलियन। एलियन। और जो चौथा है हमारा, चौथा है हमारा क्या? राज्य विहीन यानी स्टेटलेस। स्टेटलेस। अब हम देखेंगे ये जो हमारा भाग 2 कहां से कहां तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक हमारा भाग 2 है। इतना ले लीजिए, ओवरव्यू है। चलिए हो गया होगा, आगे देखते हैं।
भाग 2 हमारा है कहां से कहां तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। 5 से 11 तक हमें नागरिकता दिया गया है। भारत में एकहरी नागरिकता का सिद्धांत है। भारत में एकहरी नागरिकता का सिद्धांत है, यानी जो भारत का व्यक्ति है वह दो देशों का नागरिक नहीं बन सकता, दो देशों की नागरिकता को स्वीकार नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। यहाँ पर जो ये कंसेप्ट है यह एकल यानी एकहरी नागरिकता का कंसेप्ट है। यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। भारत में एकहरी नागरिकता का सिद्धांत है। भारत में एकहरी नागरिकता का सिद्धांत है, यानी एकहरी नागरिकता का अर्थ यह हुआ, इससे आशय यह है कि जो भारत का व्यक्ति है वह अगर यहाँ से भारत से दूसरे देश में चला जा रहा है तो इस देश की जो नागरिकता है खत्म हो जाएगी। अगर वहां का नागरिकता बन जा रहा है, वहां की नागरिकता को स्वीकार कर ले रहा है, तो यहाँ का जो नागरिकता है वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भारत का व्यक्ति है वह एक ही देश का नागरिक बन सकता है, क्योंकि यह भारत में एकहरी नागरिकता का यह सिद्धांत ही है, यानी कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप का यह सिद्धांत है, प्रिंसिपल। और इसमें हम क्या देखेंगे, आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 में कहा गया है संविधान लागू होने के समय, यानी कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को नागरिकता संबंधी उपबंध इसमें किया गया है। आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 इसमें कहा गया है संविधान लागू होने के समय संविधान लागू होने के समय संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को नागरिकता संबंधित उपबंध, नागरिकता संबंधित उपबंध क्या कहा गया है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता का उपबंध इसमें दिया गया है। वह डेट कौन सा है, 26 जनवरी 1950 से यह दिया गया है। इसका हम डिटेल भी देखेंगे, पहले इतना नोट करिए। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, इसके बाद इन सभी का डिटेल लेकर चलेंगे। आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 6 में यह कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधित अधिकार, क्या कहा गया है, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधित अधिकार। पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिकता का अधिकार। नागरिकता का अधिकार का इसमें उपबंध किया गया है।
नोट कर लीजिए। हो गया होगा, आगे देखते हैं। यानी ये समझते रहिए कि जो हमारा भारत है, भारत में एकहरी नागरिकता का सिद्धांत है। भारत में एकहरी नागरिकता का सिद्धांत है। अब देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8 में कहा गया है भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधित अधिकार। क्या कहा गया है? भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधित अधिकार। भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं जो विदेशों में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधित अधिकार। उनके नागरिकता संबंधित अधिकार। क्या कहा गया है आर्टिकल नंबर 8 में, यानी अनुच्छेद 8 में? भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधित अधिकार। नोट करिए। चलिए, हो गया होगा। अब हमारा आता है आर्टिकल नंबर 8। 8 तो हो गया। 8 के बारे में डिटेल ले लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं हमारा आर्टिकल नंबर जो 5 था। आर्टिकल नंबर 5, इसमें कहा गया था 26 जनवरी 1950 से जो भारत में रह रहा हो जो भारत में रह रहा, यानी संविधान लागू होने पर इसमें कहा गया या जन्म के आधार पर, इसमें कहा गया था जन्म के आधार पर या माता पिता के जन्म के आधार पर यहाँ पर जो नागरिकता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, यानी जिसको नागरिकता लेना है उसका यहाँ जन्म होना चाहिए या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म यहाँ पर होना चाहिए। उसके माता पिता में से एक का जन्म होना चाहिए या तो उसके दादा दादी में से किसी एक का जन्म यहाँ पर भारत में होना चाहिए, तब वह भारत की नागरिकता को स्वीकार कर सकता है। जन्म के आधार पर, माता पिता के जन्म के आधार पर, माता पिता के जन्म के आधार पर माता पिता के जन्म के आधार पर या तो बाहर जन्म होने की स्थिति में, बाहर जन्म होने की स्थिति में बाहर जन्म होने की स्थिति में उनके दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, होने की स्थिति में दादा दादी या माता पिता के जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर 5 में कहा गया 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने पर
संविधान लागू होने पर, संविधान लागू होने पर वह भारत की नागरिकता को जन्म के आधार पर ग्रहण कर सकता है, या तो उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तब भी जन्म नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, या तो उसका जन्म अगर बाहर हुआ है तो उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जो जन्म है, अगर उसका जन्म बाहर हुआ है तो उसके दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए, तब वो भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण कर सकता है। अब हमारा जो ये छठा अनुच्छेद था, इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर 6, क्या आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है जो पाकिस्तान से आए, जो व्यक्ति पाकिस्तान से जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी आर्टिकल नंबर 6 में जो कहा गया है, आर्टिकल नंबर 6 के बारे में एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको साधारण तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, उनको साधारण तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए पाकिस्तान से, उन व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराने से पहले या तो 6 महीने रहना पड़ेगा, 6 महीने रहने के बाद वह रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ही उनको भारत की नागरिकता को स्वीकार किया जाएगा, भारत की नागरिकता मिलेगी। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको भारत की नागरिकता साधारण तरीके से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो, उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यानी उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उनको भारत की
नागरिकता उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उनको सबसे पहले 6 माह तक भारत में रहना होगा। इसके बाद 6 माह के बाद वह रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद वह रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तब उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तब उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तब उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यह हमारा अनुच्छेद 6 हुआ। अनुच्छेद 6 का डिटेल। हर अनुच्छेद का हम डिटेल लेकर चलेंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई असुविधा महसूस न हो। हर चीज टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या न हो, आप लोगों को खोजने की जरूरत न पड़े। सब मिल जाएगा यहीं पर। यह हो गया आपका अनुच्छेद नंबर 6। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद नंबर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आपका छठा आर्टिकल हो गया होगा। अब अगला देखते हैं। आर्टिकल नंबर 7। अब इसके बारे में जान लेते हैं, यह क्या है। आर्टिकल नंबर 7 में यह कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, यानी कब गए थे, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो उसकी नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना। यानी 1 मार्च 1947 के बाद अगर वह व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति चला गया और फिर से वो भारत में आना चाहे तो उसे फिर नागरिकता प्राप्त करनी पड़ेगी। फिर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे उसको नागरिकता की प्राप्ति होगी। वह 1 मार्च 1947 से अगर चला गया तो पाकिस्तान चला गया तो उसके बाद भारत आने के लिए उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि भारत से पाकिस्तान
भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग 1 मार्च 1947, यह डेट याद रखिएगा। 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो उसकी नागरिकता का समाप्त होना। चला गया हो तो उसकी नागरिकता का समाप्त होना, यानी स्वतः समाप्त हो जाता है। उसकी नागरिकता का समाप्त होना यानी क्या कह रहा है आर्टिकल 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो उसकी नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना। अगर वह व्यक्ति फिर से भारत आना चाहता हो, फिर से भारत आना चाहता हो तो उसे फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही उसको नागरिकता प्राप्त होगी। इसके बाद ही उसको नागरिकता क्या होगी? प्राप्त होगी। यानी आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहा गया था? 6 माह भारत में रहना होगा। अगर पाकिस्तान से वह आ रहा है तो भारत में 6 माह रहना होगा। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसके बाद ही उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगा। वही कंडीशन इसमें भी। इसमें 1 मार्च 1947 से अगर वह व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर वह फिर से पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है तो उसको यहाँ पर आकर 6 महीने रहकर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही उनको 6 महीने के बाद नागरिकता दोबारा प्राप्त होगी। यह हमारा आर्टिकल नंबर 7 है। अब हमारा इसको नोट कर लीजिए तो आप बैठ जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा आर्टिकल है हमारा? अनुच्छेद नंबर 8, आर्टिकल 8। इसमें कहा गया है यदि किसी व्यक्ति के दादा दादी, माता या पिता में से उनका जन्म भारत में हो तो व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यानी इसमें कहा गया यदि किसी व्यक्ति के दादा दादी, माता पिता भारत में उनका जन्म हुआ हो
दादा दादी माता पिता में से भारत में उनका जन्म हुआ हो तो व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के दादा दादी और माता पिता में से भारत में उनका जन्म हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। इसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के दादा दादी माता पिता में से भारत में उनका जन्म हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यह हमारा अनुच्छेद नंबर 8 हुआ। अब हम आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 9 की तरफ। अनुच्छेद नंबर 9 में यह भी कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न होना। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा है? 9। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का न होना। अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का ना होना। यानी यह आर्टिकल कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वह अपनी स्वेच्छा से विदेश में जाकर बस जा रहा है, वहां पर रुक जा रहा है, वहां की नागरिकता को स्वीकार कर ले रहा है, तो भारत की जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। इसके बारे में और देख लेते हैं क्या और इसके बारे में तथ्य है। अगर कोई व्यक्ति उसके पास भारत की नागरिकता है, अगर कोई भी व्यक्ति उसके पास भारत की नागरिकता है, तो ये समझ लो कि अगर वह दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या होगी? वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। देख लेते हैं इसको भी। अगर कोई व्यक्ति उसके पास भारत की नागरिकता यदि कोई व्यक्ति उसके पास भारत की नागरिकता है
भारत की नागरिकता है तो भारत की नागरिकता है तो ये समझ लो कि है तो ये समझ लो कि यह समझ लो कि अगर वो दूसरे देश की नागरिकता समझ लो कि अगर वह दूसरे देश की नागरिकता को दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करता है तो भारत की जो नागरिकता है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्या होगी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी इसमें कहा गया आर्टिकल 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न होना। और इसमें कहा गया अगर कोई व्यक्ति उसके पास भारत की नागरिकता है लेकिन वह दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की जो नागरिकता है वह अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह हमारा आर्टिकल नंबर 9 है। अब हमारा आता है आर्टिकल नंबर 10। इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल नंबर 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल नंबर 10 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इतना नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, आगे देखते हैं। क्या है हमारा आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसमें कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब इसमें जान लेते हैं आर्टिकल 10 के बारे में। इसमें यह कहा गया कि जब तक संसद इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगी, क्या कहा है? जब तक संसद इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगी तब तक इस अधिकारों का बना ही रहेगा। यह अधिकार बना रहेगा। इसमें जब संसद छेड़खानी करेगी तब इसका जो अधिकार है तब इसके अधिकार में परिवर्तन होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। क्या कहा गया है इसमें? जब तक संसद इसमें छेड़खानी नहीं करेगी जब तक संसद इसमें छेड़खानी नहीं करेगी तब तक इसे अधिकारों का तब तक इसमें अधिकारों का तब तक इसमें अधिकार बने रहेंगे। जब तक इसमें संसद छेड़खानी नहीं करेगा तब तक इसमें जो अधिकार है वह बना रहेगा।
अगर संसद चाहे तो इन अधिकारों में अगर संसद चाहे तो इन अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है, यानी छेड़छाड़ कर सकता है। अगर संसद चाहे तो इन अधिकारों में छेड़खानी कर सकता है। क्या कह रहा है? अगर संसद चाहे तो इसमें छेड़खानी कर सकता है। नहीं तो अगर ये छेड़खानी नहीं करेगा तो जो अधिकार है वो अब बने रहेंगे। क्या होगा? अधिकार बने रहेंगे। छेड़खानी कर सकता है, नहीं तो अधिकार बने रहेंगे। अगर इसमें संसद छेड़खानी करेगा तब इसमें जो अधिकार है उसमें कोई बदलाव होगा। अगर इसमें संसद कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है तो यह अधिकार बना ही रहेगा। यह हमारा आर्टिकल नंबर 10 हुआ। अब हम आर्टिकल नंबर 11 के बारे में जान लेते हैं। 11 आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 11 में कहा जा रहा है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। क्या कहा जा रहा है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। इतना नोट कर लीजिए। हो गया होगा। आगे की क्या है हमारा? आर्टिकल नंबर 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। विधि द्वारा विनिमय किया जाना। क्या कहा जा रहा है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 11 का क्या कह रहा है? आर्टिकल 11 यह कह रहा है भारत में जो नागरिकता संबंधी विधि बनेगी उस विधि बनाने का जो कार्य करेगी, यानी जो कार्य करेगा, विधि बनाने का जो कार्य करेगा वह भारत की संसद करेगी। यानी क्या कहा जा रहा है? भारत में जो नागरिकता संबंधी विधि का निर्माण किया जाएगा उसका कानून, उसका विधि जो है, विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। लिख लेते हैं। भारत में जो नागरिकता संबंधी जो नागरिकता संबंधी विधि बनाएगी, भारत में जो नागरिकता संबंधी विधि बनेगी,
उस विधि को बनाने का कार्य, उस विधि को बनाने का कार्य, उस विधि को बनाने का कार्य कौन करेगा? संसद करेगा। क्या कहा जा रहा है? भारत में जो नागरिकता संबंधी विधि बनेगी उस विधि को बनाने का कार्य संसद करेगा। नोट कर लीजिए इसको। इतना हो गया होगा, आगे चलिए। अब जो है इसमें कुछ अनुच्छेद जो है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, कुछ अनुच्छेद नागरिकों को प्राप्त है। जैसे कौन कौन सा? आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सभी को प्राप्त नहीं है। किस किस को प्राप्त है उसको भी हम देख लेते हैं। हर टॉपिक क्लियर रहेगा यहाँ पर, किसी भी टॉपिक से कोई भी समस्या नहीं आप लोगों का होगा। जो भी होगा सब क्लियर कर देंगे, बस आप लोग बने रहिए। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग क्या कह रहे थे। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो नागरिकों को सिर्फ प्राप्त हैं, यानी केवल भारतीय नागरिकों के पास कुछ मूल अधिकारों का उपबंध किया गया है। क्या कहा गया है? केवल भारतीय नागरिकों के पास कुछ मूल अधिकारों का उपबंध किया गया है। केवल भारतीय नागरिकों के पास कुछ मूल अधिकार प्राप्त हैं। मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं? 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29 व 30। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 व 30। यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उसमें जैसे किस किस को प्राप्त है वो भी देख लेते हैं। पहला, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को यह मूल अधिकार प्राप्त है या तो, और महान्यायवादी को भी प्राप्त है। महान्यायवादी को भी प्राप्त है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और संसद या विधानमंडल के सदस्य
संसद या विधानमंडल के सदस्य, संसद या विधानमंडल के सदस्य को भी यह प्राप्त है अधिकार। यानी जो फंडामेंटल राइट है आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को प्राप्त है, महान्यायवादी को भी प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा चीफ जस्टिस उसको भी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और संसद या विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उनको यह नागरिकता प्राप्त है, यानी वह मूल अधिकार यह प्राप्त है। अब इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे आगे, इतना हो जाए तो फिर देखते हैं आगे, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं। जैसे ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है, आपातकाल के दौरान भी यह निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के दौरान भी अगर कोई भारत में विशेष प्रकार की आपातकाल है तो 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर ही जितने अनुच्छेद हैं सबको निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन 20-21 को छोड़ दिया जाता है, यह निलंबित नहीं होता है। लिख लेते हैं इसको। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद को निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित कर दिया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे, भारत में संविधान के द्वारा नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। भारत में यानी प्रारंभ में पहले जो संविधान के द्वारा नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में इस समय कितने हैं? 6 हैं। सातों एक आपका जो छठा था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल नंबर 31 को यहां से निकालकर अनुच्छेद नंबर 300 क में ले जाकर रख दिया गया, कानूनी अधिकार के तहत उसमें जोड़ा गया। इसको लिख लेते हैं। यह हेडिंग था हमारा केवल भारतीय नागरिकों के पास उपलब्ध मूल अधिकार, उसी में हम इसको देख रहे हैं। लिख लेते हैं फिर से एक बार, केवल भारतीय नागरिकों के पास मूल अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों के पास मूल अधिकार। अब इसमें हम देखेंगे प्रारंभ में इसको सही से कर लीजिए। केवल भारतीय नागरिकों के पास मूल अधिकार। प्रारंभ में
भारतीय नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में कुल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कुल मूल अधिकारों की संख्या कितना है? 6। 6 कैसे है? ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल नंबर 31 में, मूल अधिकारों की संख्या 6 है। इसमें अनुच्छेद 31 को संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार होने के कारण इनको अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के तहत जोड़ा गया। यानी अनुच्छेद जो 31 है संपत्ति का अधिकार, इसको अनुच्छेद नंबर 300 क में कानूनी अधिकार के तहत जोड़ दिया गया। यह हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ। भाग 2 भी कंप्लीट हो गया। भाग 1 में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक था, वह भी कंप्लीट हुआ। और भाग 2 आज जो हमारा चला, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित, वह भी कंप्लीट हुआ। अब हम काल देखेंगे भाग 3। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग देखिएगा। आप लोग, हमें लग रहा है कि इससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद होगी, आसानी होगा, क्योंकि यहां पर हर एक पॉइंट का सलूशन दिया जाएगा। जो भी पॉइंट होगा उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, हर शब्द का निष्कर्ष निकाला जाएगा और यहाँ पर एकदम डिटेल दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई समस्या न हो और कहीं ढूंढने की और आवश्यकता न हो। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जो अपना सुझाव हो वह कमेंट के माध्यम से हमको दीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।